नमस्कार साथियों। आइए राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की, जिनमें हमने उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है उसको जाना। उसके बाद में हमने अरावली को जाना। आज हम जानेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश में आज हम पूर्वी मैदान को देखते हैं, समझते हैं क्या यहाँ पे फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, कि पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39 से 40% भाग 39 से 40% भाग पॉपुलेशन यहाँ देखने को मिलती है। इसी के साथ हम बात करें तो ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वो पूर्वी मैदानी भाग है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्लोप की, इसके ढाल की, तो इसका ढाल है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। किधर है? पूर्व की ओर इसका ढाल देखने को मिलेगा। ठीक है। साथ ही आपको ये देखना है कि यहां पर जो प्रमुख नहर है वो कौन सी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि पूर्वी मैदान की प्रमुख नहर कौन सी है, तो आप कहेंगे भरतपुर और गुड़गांव नहर है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि यहां पर जो सिंचाई होती है वो कुओं के द्वारा अधिक होती है। और इसके अलावा अगर हम इसके बारे में कुछ चीजें जाने तो देखिए, हमें जानना पड़ेगा कि यह जो प्रदेश है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। क्योंकि हमने देखा था कि राजस्थान का एक आउटलाइन हमने जब तैयार की थी तो हमने बात की कि भाई सबसे पहले आप ये समझें कि ये अरावली फैली हुई है। अरावली के इधर आप देखेंगे तो पश्चिमी मरुस्थल है, ये अरावली प्रदेश है। और इसके बाद में ये वाला जो इलाका है ये क्या है? मैदानी भाग है। तो आप बोलेंगे अरावली की किस दिशा में है? पूर्व दिशा के अंदर ये फैला हुआ है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इस इलाके में पाया जाए, क्योंकि आपने अभी देखा यहाँ उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है तो यहाँ पे लोग ज्यादा निवास करेंगे कृषि कार्यों के लिए। तो आप ये कहें कि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। अब उपजाऊ मिट्टी है तो जनसंख्या घनत्व होगा, और उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्यों का विकास हुआ है। इसी कारण पूर्वी मैदान को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे यहां से। अब थोड़ी सी बात और समझते हैं। देखिए, मैदानी भाग है वो हमेशा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की वजह से होता है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टियों की वजह से होता है। तो याद रखना, ये नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनसे निर्मित भाग है। तो नदियों के सेडिमेंट के द्वारा बना हुआ भाग है। और इसका जो निर्माण है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण काल कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? प्लीस्टोसीन काल है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और जलवायु देखें तो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से क्या किया गया कि पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कुछ लोग इसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, बाणगंगा को अलग कर देते हैं, बाकी हम इसको कंबाइंड यहाँ पे देखेंगे। ये स्प्रिंग बोर्ड नोट्स में इसको 3 भागों में बता रहा जा रहा है, तो वहीं पे समझते हैं कि पूर्वी मैदान को अध्ययन के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। एक है माही का मैदान, दूसरा है बनास और बाणगंगा का मैदान, और तीसरा है यहां पर चंबल का मैदान। ठीक। और माही के मैदान को ही कई बार छप्पन के मैदान के नाम से भी लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माही का मैदान ही छप्पन का मैदान है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलाके को छप्पन का मैदान कहा, वैसे है वो माही का मैदान। तो देखो, पूर्वी मैदान को कितने भागों में पढ़ेंगे अध्ययन की दृष्टि से? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? माही का मैदान, बनास और बाणगंगा का मैदान, और तीसरा है चंबल का मैदान। आइए सबसे पहले हम देखते हैं माही का मैदान। माही का मैदान। ठीक है। देखिए, माही नदी का प्रवाह अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
तो आपने देखा कि एमपी से निकलकर खंभात की खाड़ी के दरमियान जाती है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर ये इलाके से होकर वो निकलती है। तो माही नदी के बारे में आपने जाना कि कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। कहां गिरती है, खंभात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। तो एमपी से निकलकर गुजरात की तरफ जा रही है, तो राजस्थान के जो इलाके हैं स्पेशली बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर इनसे होकर गुजरती है। ये बात आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब आप इस बात को ऐसे समझें कि जो राजस्थान के दक्षिणी जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान का भी कौन सा भाग, दक्षिणी मैदान, तो राजस्थान के दक्षिणी मैदान को वागड़, भाटी या माही का मैदान कहा जाता है, और जिसका विस्तार मुख्य रूप से कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, मुख्यतः इनमें देखने को मिलेगा। और इस मैदान को अगर आप विस्तार देख रहे हो कि ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालियों का एक समूह बनाता है, जिससे जो मैदान बनता है उसी को 56 का मैदान कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है 56 का मैदान क्या है, इसके बारे में बताएं। तो देखो आप कहेंगे कि माही के प्रवाह क्षेत्र में, तो माही का प्रवाह क्षेत्र आप क्या देख रहे हो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का एक विस्तृत इलाका है, और जो एक तरह से मैदानी भाग बनाया जाता है किसके द्वारा, माही नदी के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। यहां तक की बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इस मैदान की जो मिट्टी है वो रेड लोमी मिट्टी है, याद रखना। तो माही के मैदान की जो मिट्टी है, माही बेसिन की जो मिट्टी है वो कैसी है, लाल चिकनी मिट्टी है, रेड लोमी मिट्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये लाल चिकनी मिट्टी है ना, ये मक्का और चावल की फसल के लिए काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो उत्पादन जिन फसलों का होता है वो मक्का और चावल का होता है। अब यहां से एक बात और थोड़ा देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माही धवल और माही कंचन किसकी किस्म है। तो याद रखना, माही धवल और माही कंचन है वो मक्का की किस्म है, और माही सुगंधा है ये चावल की किस्म है। माही सुगंधा किसकी किस्म है, चावल की किस्म है। तो आपने माही के मैदान के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो देखी। इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ याद रखना कि जो माही का जो बेसिन है या 56 का जो बेसिन है या माही का जो मैदान है, इसका अगर प्रसार आप देखोगे तो इसका प्रसार है वो अधिकतर लाल मिट्टी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, और जिसको हमने लाल क्या कह दिया, चिकनी मिट्टी या रेड लोमी मिट्टी कह दिया। और साथ ही अगर इसका ढाल देखोगे तो इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो माही बेसिन का जो ढाल है वो किस दिशा में है, तो याद रखना वो पश्चिमी दिशा के अंदर है। किस दिशा में साथियों, पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात और समझना आप लोग यहां से कि जो माही प्रवाह क्षेत्र है उसके बीच में अगर आप कभी कभी छोटी छोटी पहाड़ियां देखोगे, संकीर्ण घाटियां भी देख लोगे हल्की फुल्की, और उनके बीच में एक समतल सा मैदान देखोगे, तो ये क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त होने की वजह से और कटाफटा होने की वजह से इस वाले क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो वागड़ नाम क्यों दिया गया ये भी क्लियर होना चाहिए, स्थानीय भाषा में इसको वागड़ कहा गया है। और प्रतापगढ़ के आसपास माही नदी है, वो कई इलाके हैं माही नदी के आसपास के प्रतापगढ़ में, उनको कांठल प्रदेश कहा गया। प्राचीन इसका जो नाम है ना वो कांठल ही है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो प्राचीन नाम क्या है, कांठल है, ठीक है, इसलिए इसको कांठल प्रदेश भी कहा गया है। और माही नदी को ही कांठल की गंगा, जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, राजस्थान का जल प्रवाह पढ़ेंगे, अगवा क्षेत्र पढ़ेंगे, तब हम ये इन बातों पे और बात करेंगे, ठीक है। और जो 56 का मैदान है ये याद रखना कहां है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, ठीक है। ओके, यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को, ठीक ठीक, ओके। अच्छा, अब ये जो वागड़ प्रदेश आया तो मुझे कुछ बातें और याद आ गई। तो वागड़ प्रदेश के और क्या क्या नाम हैं अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। वागड़ प्रदेश की अगर बात करें तो और क्या क्या नाम है, तो देखो इसी प्रदेश को हम नागखंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नागखंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इसको बांगुरी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, बांगुरी प्रदेश के नाम से, बांगुरी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसी को हम कुमारिका खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमारिका खंड, कुमारिका खंड, ठीक है।
और स्पेशली जो मैंने आपको बताया कि ये जो माही, सोम और जाखम का प्रवाह आता है कुमारिका खंड में, अगर बात करें स्पेशली, तो ये जो क्षेत्र है, ये माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, इनका प्रवाह क्षेत्र आता है। और याद रखना, स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। जो कुमारिका खंड कहा गया है वो कहाँ उल्लेख है इसका, तो आप कहेंगे स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। तो स्कंद पुराण में इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो स्कंद पुराण में कुमारिका खंड किसे कहा गया है, तो आप याद रखना, स्कंद पुराण में कुमारिका जो खंड है, वो जो अपना इलाका है, कौन सा इलाका, वागड़ प्रदेश, जिसको कुमारिका खंड या बांगुरी प्रदेश या नाग खंड कहा गया है। ठीक। और इसी वागड़ प्रदेश को, या यूं कहें माही के मैदान को, इसी को पुष्प क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस इलाके में पुष्प लताएं और वन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसी इलाके को व्याघ्रपात भी कहा गया है, व्याघ्र घाट भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जंगल जीवों का मतलब प्रदेश होने की वजह से इसको ऐसा कहा गया है। इसको लाट प्रदेश भी कहा गया है। लाट प्रदेश कहे जाने का रीजन ये है कि चालुक्य वंश के जो राजा हैं वो इस इलाके पे शासन करते थे, इसलिए उनको लाट प्रदेश कहा गया। ठीक है। और गुप्त प्रदेश है, तो ऋषि मुनियों ने इसका नाम गुप्त प्रदेश दिया है, या पाताल देश के नाम से भी इसको जाना गया है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा हम आगे बताएंगे जब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर की तरफ चलेंगे तब। फिलहाल तो हम इतना ही जानते हैं कि माही का मैदान के बारे में। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे आता है बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन। देखिए, बनास नदी है, तो बनास नदी का अगर हम बात करें तो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान है, और इसका ढाल भी पूर्व की ओर आप देखोगे। और ये मैदानी क्षेत्र है वो पूर्णतः समतल है, कहीं पर भी कटा फटा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का जमाव है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही जलोढ़ मिट्टी के जमाव की बात आती है तो कृषि कार्य हैं ये आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब एक बात आप यहां से समझिए कि बनास नदी के अध्ययन की दृष्टि से इस वाले भाग को, बनास के मैदान को, दो भागों में विभाजित किया है, मेवाड़ मैदान और मालपुरा करौली मैदान। तो बनास बेसिन को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक क्या बोला, मेवाड़ मैदान, दूसरा कौन सा है, मालपुरा करौली मैदान। ठीक। अब मालपुरा जो मेवाड़ मैदान है इसके बारे में बात करें तो ये बनास नदी का दक्षिणी भाग है। याद रखना, कौन सा, मेवाड़ मैदान। मेवाड़ मैदान है ये बनास नदी के जो मैदान क्षेत्र है उसका दक्षिणी मैदानी भाग है, उसको मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो बनास का कौन सा भाग, बनास का दक्षिणी भाग, बनास नदी क्षेत्र के द्वारा बनाए गए मैदान का जो दक्षिणी भाग है उसको मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार आप देखोगे तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक। और इसी इलाके के अंदर अगर आप देखें थोड़ा सा, तो यहां पर आप भीलवाड़ा के अंदर खेराड़ देखोगे, तो भीलवाड़ा जिले का एक जहाजपुर क्षेत्र है जिसे हम खेरवाड़ कहते हैं, या जो अपन आगे बात करें इसमें माल खेराड़ है, ये टोंक जिले का जो मालपुरा क्षेत्र है उसमें आ जाता है। तो हम वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो फिलहाल हम बात करें कि बनास नदी को हमने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा, एक मेवाड़ मैदान और एक क्या है, मालपुरा मैदान। मेवाड़ मैदान कौन सा कहलाएगा, तो बनास नदी में जो मैदानी क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग है वो मेवाड़ क्षेत्र के नाम से या मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाएगा, जो चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा में फैला हुआ है। ठीक है। अब बात करें आगे मालपुरा करौली मैदान के बारे में। तो मालपुरा करौली मैदान की अगर चर्चा करें तो देखिए ये बनास का उत्तरी मैदान है। कौन सा है, तो बनास नदी का उत्तरी मैदान है जो मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर इनमें देखने को मिलेगा। खास बात है कि बनास नदी में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास नदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बनास बेसिन का जो उत्तरी भाग है वो मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है, और इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिले हैं ये इसमें आते हैं। और याद रखना इसी क्षेत्र को, किसको, मालपुरा करौली मैदान को ए एम हैरान जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे थर्ड पेनी प्लेन के नाम से संबोधित किया। याद रखना, ए एम हैरान, ए एम हैरान ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, याद रखना, तृतीय पेनी प्लेन, पेनी प्लेन।
कई बार पूछा गया एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो थर्ड पेनी प्लेन किसे कहा गया, तो बनास क्षेत्र को कहा गया, लेकिन बनास में भी स्पेशली कौन सा है, मालपुरा करौली मैदान, इसको कहा गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, अब बात करते हैं बाणगंगा मैदान की। तो देखिए बाणगंगा मैदान है, ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में स्थित है। तो याद रखना, बाणगंगा नदी के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है, जो मैदान बनाया जाता है, उसका विस्तार आप देखेंगे जयपुर, दौसा और भरतपुर में है, और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये समझें कि जो बाणगंगा नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र है, और ये आपको पता है जयपुर, दौसा और भरतपुर में है, और ये जो मिट्टी है ना यहाँ की, ये उपजाऊ है। पूर्वी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग ही यही है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा, या उपजाऊ मिट्टी कहां पर है, तो याद रखना कि देखो बाणगंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके द्वारा जो मैदान तैयार किया जाता है, जिसे हम बाणगंगा का मैदान कहते हैं, और बाणगंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग कौन सा है, तो याद रखना पूर्वी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है वो बाणगंगा का मैदान है। मतलब अगर राजस्थान में सबसे उपजाऊ मिट्टी कहीं पर है तो वो जयपुर, दौसा और भरतपुर वाले इलाके में है। कहां पर है, जयपुर, दौसा और भरतपुर वाले इलाके के अंतर्गत है। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं चंबल का मैदान। किसकी बात करें, चंबल की बात करें। देखिए आप जानते हैं कि चंबल नदी के द्वारा जो क्षेत्र निर्मित किया गया मैदानी भाग, वही चंबल का मैदान कहलाता है, और ये स्पेशली कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन इलाकों में ये विस्तृत है। ठीक है, और इस मैदान को आप जानते हो, चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बीहड़ या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि सर ये डांग क्या है, तो देखिए डांग का मतलब है बैडलैंड ट्रोपोग्राफी। कहने का मतलब ये हुआ कि चंबल नदी है वो क्या करती है कि जब प्रवाह में होती है, मतलब बह रही होती है, तो चंबल नदी के आसपास की स्थिति ऊंचे नीचे कृषि कार्यों की वजह से, मतलब कहने का मतलब है चंबल नदी अपने प्रवाह क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े ऊंचे नीचे भूखंड बना देती है, उत्खात बना देती है, और इन उत्खात स्थलाकृतियों को ही स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे से कहा जाए कि जो डांग का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे अवनालिका अपरदन की वजह से। अवनालिका अपरदन की वजह से क्या है, देखो नदी का बहाव क्षेत्र होता है, देखो समझिए ये नदी है कोई और इसका तीव्र बहाव है, तो ये आसपास के जो इलाके हैं इनका भी कटाव कर देती है। तो यहां पर क्या होता है कि अवनालिका अपरदन हो जाता है। अभी एक बात जैसे अपवा क्षेत्र में पढ़ाएंगे, सर्वाधिक अवनालिका अपवर्धन कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। तो देखो जो डांग क्षेत्र का निर्माण हो रहा है वो अवनालिका अपवर्धन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो ये कहेंगे उबड़ खाबड़, मतलब उत्खात है, बैड लैंड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहा जाता है। और सर्वाधिक जो डांग क्षेत्र कहां देखने को मिलता है, तो याद रखना करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। और एक खास बात है, यहाँ की जो मिट्टी है वो काली जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, काली जलोढ़ मिट्टी यहाँ की है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो देखिए राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो आप बोलेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कारण क्या है, आपने जैसे देखा कि यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी, जो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। अब इस मैदान की अगर दिशा देखें, हम एक साथ बोले, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि मैदानी भाग है उसका जो डायरेक्शन है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करें कि राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों के मैदानों को समझें। तो इधर देखिए, ये यहाँ पर हम पाकिस्तान को देखने, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, तो यहाँ पर देखेंगे तो किसका है, सिंधु नदी का, तो सिंधु का मैदान यहाँ पर है। इधर आप देखेंगे तो ये यमुना का मैदान देखने को मिलेगा आपको। और अगर हम राजस्थान के अंदर देखें तो दक्षिणी भाग में माही नदी का मैदान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर ऊपर आओगे तो इस इलाके में आपको लूनी नदी का मैदान आपको देखने को मिलेगा। ये लूनी नदी का मैदानी क्षेत्र है। इधर आप देखेंगे तो चंबल नदी का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा।
और ऊपर आप जानते हो घग्गर नदी का मैदानी चित्र देखने को मिलेगा। तो हमने यहां पर जो बातें आपको समझाने की कोशिश की वो की कि राजस्थान का पूर्वी मैदान है क्षेत्र है वो क्या है, उसके बारे में हमने बात की। तो उम्मीद करते हैं ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार या यूं कहें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आखिरी भाग होगा। फिर हम और बहुत सारी चीजें लगातार ज्योग्राफी के सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और वो भी किसके माध्यम से, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स के माध्यम से। देखो साथियों, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे ही ये नोट्स खत्म होते हैं उसके बाद में हम एक बार एमसीक्यूज लगाएंगे, और उसके बाद में पुनः किसी कोचिंग संस्थान के जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के उनको हम वापस प्रारंभ करेंगे। तो लगातार हम ज्योग्राफी सीरीज के ऊपर काम करते रहेंगे। और अब हम एक काम और करेंगे, साथ साथ हम आर्ट एंड कल्चर भी शुरू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर भी शुरू करेंगे, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो जल्दी आपको ये आर्ट एंड कल्चर का सेशन भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा पर डे। अब कमांड ऐसी होनी चाहिए कि जैसे हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे हमने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू किया तो पहले हमने कहा हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के पूरे नोट्स से थ्रू आउट जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, जानेंगे, फिर उनके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। फिर किसी नई संस्थान के जो मेरा अगला टारगेट होगा वो समेत संस्थान के नोट्स को आपसे अवगत कराना है। अब देखते हैं वो मिल पाते हैं जितना जल्दी उतना जल्दी हम शुरू करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर समय के नोट्स की बात करेंगे, उसके बाद में दृष्टि ने अगर राजस्थान ज्योग्राफी के कोई नोट्स दिए तो उनको हम डिस्कस करेंगे, और लगातार इन पे एमसीक्यूज करेंगे। जैसे किसी एक संस्था के नोट्स की अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम खूब सारे एमसीक्यूज करेंगे, फिर दूसरी संस्था के नोट्स पे चलेंगे, फिर उस पर खूब सारे एमसीक्यूज करेंगे, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इसी के पैरेलल हम आर्ट एंड कल्चर भी शुरू करेंगे राजस्थान की, ठीक है। और हर संडे को हम पॉलिटी का सेशन रखेंगे जिससे हमारा पॉलिटी भी कवर हो सके। तो मैंने क्या कहा, ज्योग्राफी इधर से कवर करेंगे, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री इस वाले इलाके में, और संडेज के लिए हम पॉलिटी के सेक्शन को कवर करेंगे। तो ऑल ओवर हम धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग लगातार बना रहे और हमारे मोटिवेशन आपके सहयोग से आता रहेगा। हम लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।